प्यारे बच्चों अपने जुड़ चुके हैं एक बार फिर आज। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि जब वीडियो बना रहा हूँ तो गुड इवनिंग ही है अब। तो प्यारे बच्चों अपने जो चल रहा था फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7, और आज अपने उसका पार्ट नंबर 27 करने जा रहे हैं। तो ये वाला जो पार्ट है बच्चों लास्ट पार्ट है चैप्टर का। इसके बाद अपने प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस हैं वो रह गए हैं, वो करेंगे, ठीक है। बाकी इसमें क्या है कि इससे पहले वाले पार्ट में मैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों को क्या जो न्यूमेरिकल और जो एमसीक्यू छोटे क्वेश्चन थे सारे कुछ करवा चुका हूँ। बस इसमें जो आज की वीडियो है इसमें अपने 5 क्वेश्चन हैं जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बचे हुए हैं अपने पास, वो करने जा रहे हैं, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चन अपने इसमें डिस्कस करेंगे बच्चों। तो देखिए सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, और उससे पहले मैं एक चीज ये बता दूं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए वीडियो ये एक ही है। तो इसी कारण मैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम को कंबाइन आज ये वीडियो में करवाऊंगा। तो आपके पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, ठीक है। तो हिंदी मीडियम में क्या लिखा हुआ है कि एक तार AB से होकर 10 एम्पियर की स्थिर धारा प्रवाहित हो रही है। यह तार एक मेज पर क्षैतिज रखा है। एक अन्य तार CD इस AB तार के 2 mm की ऊंचाई पर स्थित है। इसमें 6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार CD की प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान कितना होगी यह अपनी स्थिति में लटका रहे। AB के सापेक्ष CD में धारा की दिशा भी बताइए, ठीक है। अब इंग्लिश मीडियम वाले देखो क्या है, समझाऊंगा फिर एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन कि ए वायर हैविंग करंट ऑफ 10 एम्पियर इज ऑन द प्लेन ऑफ ए टेबल। अनदर वायर इन विच करंट ऑफ 6 एम्पियर इज जस्ट ओवर द वायर AB at a distance of 2 mm. Find the mass per unit length of CD such that it held there by magnetic force. What will be the direction of current in CD with respect to AB? Assume G is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है वो समझो। एक वायर है AB आपके पास, ये एक टेबल पर रखी हुई है, ठीक है। एक टेबल पर वो इस वायर को रख दिया, इसमें 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। उसने करंट की कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं दी, तो जब वायर पड़ी है आपके पास तो वायर में करंट क्या है, या इधर जाएगा या इधर जाएगा। किसी साइड आप मान लो कोई भी एक साइड वायर में क्या है करंट फ्लो हो रहा है। अब आपको क्या है कि इस वायर के जस्ट ऊपर अपवर्ड, ठीक है, इसके ऊपर एक और CD वायर है, इसमें 6 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, 6 एम्पियर का करंट जा रहा है। तो अब आपको क्या करना है, 2 mm की डिस्टेंस पर 2 mm की दूरी पर ये वाली वायर पड़ी है, यहां पर तार पड़ी है। तो अब आपको इस जो वायर है ये CD, जब इसमें करंट फ्लो हो रहा है धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये दोनों वायर एक दूसरे पर क्या लगाएंगी, बल लगाएंगी, फोर्स लगाएंगी। तो अब क्या है कि ये कह रहा है कि ये वाली वायर इस CD वायर पर कितना पर यूनिट लेंथ पर फोर्स लगाए, मतलब एकांक लंबाई पर बल लगाए, ये CD वायर यहां नीचे ना गिरे, ऊपर ही खड़ी रहे, ठीक है। तो CD वायर नीचे कब नहीं गिरेगी, वो आपको क्या करना है, उस फोर्स की आपको वैल्यू निकालनी है। ये वायर इस वायर पर कितना फोर्स लगाएगी पर यूनिट लेंथ पर, इकाई लंबाई पर, ठीक है। तो अब देखो कि सबसे पहले एक चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि अगर दो वायर्स हैं, दो आपके पास तारें हैं, उसमें समान दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, तो वो एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है अगर उसमें सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा हो। और अगर विपरीत दिशा में या अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा हो, धारा प्रवाहित हो रही हो, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। तो अब ये वायर नीचे नहीं गिरनी चाहिए, तो इन दोनों के मध्य, इन दोनों के बिटवीन फोर्स कैसा होना चाहिए, बल कैसा होना चाहिए, तो आप कहोगे कि सर रिपल्शन होना चाहिए, क्योंकि अगर ये वायर इस वायर को नीचे खींचेगी तो अट्रैक्शन होगा, तो ये वायर नीचे आएगी। लेकिन ये वायर अगर इसको ऊपर धकेल के रखे फिर ये नीचे नहीं आएगी, ठीक है। तो मतलब ये वाली वायर और इन वाली वायर दोनों के बीच में करंट कैसा होना चाहिए, फोर्स कैसा होना चाहिए, रिपल्शन या आपके पास प्रतिकर्षण बल होना चाहिए। तो इस कारण जो 6 एम्पियर का करंट है वो आपका इस दिशा में प्रवाहित होगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि दोनों जो तारे हैं उसमें विपरीत दिशा में जब धारा प्रवाहित होगी, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, तभी क्या है ये एक दूसरे पर रिपल्शन फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो अब देखो आपको जो जो चीजें गिवन है वो लिख लो कि I1 की वैल्यू जो यहाँ पर गिवन है, फर्स्ट वायर में करंट है 10 एम्पियर है, I2 आपके पास 6 एम्पियर है, दोनों वायर्स की बिटवीन डिस्टेंस है R, या आपने D लिखा था इसको, वो 2 mm है, मिलीमीटर है, ठीक है। तो 2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर आ जाएगा ये वाला। और दूसरा क्या लिखा है,
और जी की वैल्यू आपको दी हुई है, जी की वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी है। तो जी की वैल्यू दी है मतलब जी का कहीं ना कहीं काम आएगा आपके। तो अब आपको निकालना है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ, या आपको क्या है यहां पर ये लिखा हुआ है कि एकांक लंबाई का द्रव्यमान कितना हो। ठीक है, फोर्स नहीं पूछा, उसने मास पूछा हुआ है, फाइंड द मास पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स और मास में रिलेशन क्या होता है, फोर्स और मास यानी बल और द्रव्यमान में रिलेशन क्या होता है, F बराबर mg होता है। तो अब आपको पता है कि अतः दोनों तारों के मध्य एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, सो फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन ईच वायर। ठीक है, हर एक वायर पर फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना लगेगा, तो वो आपको पता है एफ बटा में क्या होता है, एल होता है, वो होता है म्यू नॉट I1 I2 बटा में 2 पाई आर या 2 पाई डी, एक ही बात है। ठीक है, तो अब ये वाला जो फोर्स है ये टोटल फोर्स ही है बच्चों, ये बस 1 मीटर लेंथ पर फोर्स लग रहा है ये वाला, बस फर्क इतना है कि ये वाला जो फोर्स है 1 मीटर लेंथ पर लग रहा है, या यूनिट लेंथ का फोर्स है, और आपको यूनिट लेंथ का ही मास निकालना है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, mg के इक्वल लिख सकता हूं। कई बच्चों को यहां पर ये कंफ्यूजन होगा कि सर आपने F बटा एल को mg के इक्वल क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर ये जो फोर्स है ये टोटल ओवरऑल क्या है, ये फोर्स ही है एक तरह का, इसको आप F डैश लिख सकते हो। ये पर यूनिट लेंथ पर लगने वाला फोर्स है, बस 1 मीटर लेंथ पर है तो फोर्स ही, तो फोर्स को अपने mg के इक्वल लिख सकते हैं। तो अब अगर mg इज इक्वल टू ये लिखूं तो यहां से m की वैल्यू निकालूं तो वो आ जाएगी म्यू नॉट I1 I2 और अपॉन में 2 पाई आर जी, ये आ जाएगी। तो आपको यही तो निकालना है, मास पर यूनिट लेंथ। तो अब देखो क्या आ जाएगा यहां पर, या अगर आपने देखें यहां पर तो वैल्यू पुट कर दो, सारी वैल्यूज हैं आपके पास अब। तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, करंट आ रहे हैं 10 और 6, और 2 पाई और इंटू आर 2 × 10⁻³ और जी आपने को कह रखा है 10 मानना है, यहाँ पर 10 मानना है। ठीक है, तो 2 पाई से 4 पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और बचा आपके पास क्या, m इज इक्वल टू 6 बचा एक तो, और 10⁻³ और 10⁻² रह गया ये यहाँ पर। ठीक है, -2 रहेगी पावर, और -2 जब ऊपर जाएगी तो ये +3 हो जाएगी, तो 10⁻⁻7 10⁻3, तो m आ जाएगा आपके पास 6 × 10⁻⁻4 किलोग्राम पर मीटर। तो ये क्या आ गया, मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, जो इसकी यूनिट होगी, जैसे आप फोर्स की यहाँ पर ये लिखते हो न्यूटन अपॉन में क्या आ जाता है, यहाँ पर आप लिख देते हो न्यूटन पर मीटर, तो वही किलोग्राम पर मीटर यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका मास आ जाएगा m इज इक्वल टू ई। और दोनों में लास्ट में पूछा है ना कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इन CD विद रिस्पेक्ट टू AB, की AB के सापेक्ष CD में धारा की दिशा बताइए, तो आप कहोगे कि धारा की दिशा दोनों में क्या होगी, विपरीत होगी, मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट इन बोथ द वायर्स, दोनों वायर्स में जो करंट की डायरेक्शन है वो कैसी होगी बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन होगी। तो ये आपके पास पहला न्यूमेरिकल था, हालांकि ज़्यादा बड़ा न्यूमेरिकल नहीं है, छोटा ही है न्यूमेरिकल तो, लेकिन फिर क्या है इसमें थोड़ी समझने वाली चीज आ जाती है। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल यहाँ पर हो गया, इसको देख लो आप, उतार लो, फिर अपने दूसरा करते हैं अभी न्यूमेरिकल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों आपके पास कि 6th क्वेश्चन है, क्या है कि दो लंबे समांतर तार 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। ठीक है, और इनमें क्रमशः I और 3I मान की धाराएं एक ही दिशा में बह रही हैं, दोनों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कहाँ शून्य हो। इंग्लिश मीडियम वाले, 2 long parallel wires are 4 centimeter apart, in them current I and 3I are flowing in the same direction, where would be the magnetic field generated by both should be 0। मतलब कि आपके पास दो वायर्स है, इस तरीके से दो तारें हैं, I और 3I, उनमें करंट फ्लो हो रहा है, धाराएं उसमें बह रही हैं। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि इसके बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट निकालो जहां पर क्या हो कि जो इन दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए।
तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो कब होता है? एक तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम हो जाती है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाती है? अपोजिट हो जाती है। तभी होता है कि मान लो जैसे मैं फोर्स बल की बात करता हूँ, एक 10 न्यूटन का इधर लग रहा है, एक 10 न्यूटन का बल इधर लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो अब इस पर दो फोर्स इक्वल, मैग्नीट्यूड इक्वल है, उनका परिमाण समान है, लेकिन दिशा क्या है? विपरीत है, अपोजिट डायरेक्शन है एक दूसरे के। तो अब क्या हो जाएगा? इस पर जो नेट बल है वो जीरो हो जाएगा, फोर्स जीरो हो जाएगा। तो बिल्कुल वैसी ही कंडीशन आपको यहाँ पर निकालनी है कि इन दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट आपको निकालना है जिस पर क्या हो? मैग्नेटिक फील्ड दोनों के कारण हो तो सेम, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाए? अपोजिट हो जाए, दिशा विपरीत हो जाए। तो अपने एक ऐसा बिंदु P मान लेते हैं इसके बीच, जहां पर क्या है कि जो अपना मैग्नेटिक फील्ड है फर्स्ट वायर के कारण और सेकंड वायर के कारण क्या है कि उनकी वैल्यू सेम है, और जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। अब डायरेक्शन अपोजिट कैसे है, दिशा विपरीत कैसे है? तो आप यहाँ पर दाएं हाथ का नियम लगाओ, राइट हैंड रूल लगाओ आप, क्योंकि आपके पास कंडक्टर कैसा, चालक कैसा है? लंबा धारावाही चालक तार है, लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर है आपके पास, ठीक है। तो अब देखो इस फर्स्ट वायर के लिए लगाते हैं तो ऐसे करके, और यहां पर जो अपनी फिंगर्स है या उंगलियां हैं इन साइड जा रही हैं। तो पहली वायर के कारण जो इस पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो क्या आ रहा है? इनसाइड द प्लेन, ठीक है, अंदर की ओर इसकी दिशा आ रही है। अब अगर इस वायर की बात करता हूं तो इस वायर के कारण, इस तार के कारण ऐसे, तो अब पी पर जो उंगलियां आपकी बाहर आएंगी ऐसे मुड़ के, ठीक है, बाहर आएंगी, तो इसके कारण क्या हो जाएगी? दिशा हो जाएगी वो तल के लंबवत बाहर की ओर। तो एक अपने पास क्या होगी? सॉल्यूशन, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया यहाँ पर कि दोनों के कारण दिशा या डायरेक्शन क्या आ रही है? अपोजिट आ रही है, विपरीत दिशाएं आ रही हैं दोनों तारों के कारण, दोनों वायर्स के कारण, ठीक है। अब यहाँ पर अपने मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड लिखना है, सेकंड के कारण लिखना है, दोनों को इक्वल कर देना है, ठीक है। तो अब आपको पता है जो सबसे पहले गिवन है, गिवन I1 आपके पास क्या है? I है, और I2 आपके पास 3I एम्पियर एम्पियर, ठीक है। ये चीजें गिवन है, और आपको बीच की जो डिस्टेंस है R या D जो भी आप लिखो तो वो आपको 4 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। तो अपने मान लेते हैं कि माना P बिंदु पर दोनों तारों के कारण चुंबकीय क्षेत्र शून्य है, ठीक है, शून्य है। लेट एट पॉइंट P मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बोथ वायर्स इज 0, ठीक है। तो यहाँ पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र आप लिख लेना, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर रिजल्टेंट आ जाएगा, और ठीक है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड 0 है। तो अब क्या होगा? इट इम्प्लाइज यहाँ पर जो B1 है वो B2 के इक्वल हो जाएगा, B1 और B2 क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। समझ आई बात? क्योंकि अगर देखो, अगर अपने B1 प्लस B2 करें तो वो 0 आएगा। अब 0 क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पर डायरेक्शन के लिए नेगेटिव साइन यहाँ पर आ जाएगा, दिशा के लिए नेगेटिव, तो B1 माइनस B2 0 होगा, B1 इज इक्वल टू B2। तो ये हो गया। तो अब अपने पहले तार के कारण अगर यहाँ पर लिखे तो म्यू नॉट I1, तो I1 की वैल्यू आई है, और यहाँ P पॉइंट से जो इसकी डिस्टेंस है वो कितनी है? 2πx। अब आप कहोगे कि सर ये x है, ये सेंटीमीटर में है, तो अगर सेंटीमीटर में है x आपका, तो आप यहाँ पर 10 की पावर माइनस 2 लगा लो मीटर में चेंज करने के लिए, और बिल्कुल ही ऐसे इधर म्यू नॉट 3I और अपॉन में 2π, और यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस एक्स, और इनटू में 10 की पावर माइनस 2 लगा लो, 10 की पावर माइनस 2, तो वो 10 की पावर माइनस 2 से ये 10 की पावर माइनस 2 कैंसिल हो जाएगी कैंसिल। और क्या कैंसिल होगा? यहाँ पर देखो, म्यू नॉट आई से म्यू नॉट आई, 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या बचेगा आपके पास कि 1/x इज इक्वल टू 3/4 माइनस एक्स, ये बच जाएगा, ठीक है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x। तो अब x आपका, x वालों को एक साइड ले जाओ, तो 3x प्लस एक्स, तो मतलब 4x बराबर 4,
तो x बराबर आ गया आपका 4/4 यानी कि 1 सेंटीमीटर, और 4 माइनस एक्स आपका आ गया 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो अब आप कहोगे कि जिस वायर में आई करंट फ्लो हो रहा है उससे तो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है ये वाला पॉइंट, और जिस वायर में 3 आई करंट फ्लो हो रहा है उससे ये वाला पॉइंट 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, यानी ये वाला पॉइंट आपके पास 3 सेंटीमीटर की दूरी पर आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखो ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इनको देखकर घबराना नहीं है कि कैसे होंगे ये, किस प्रकार करने हैं, अच्छे तरीके से इनको करते जाना है। ठीक है, तो अब अपने चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों आपके पास क्या है कि क्वेश्चन नंबर है 7। ठीक है, कि एक प्रोटॉन 0.2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में 6 गुणा 10 की पावर 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, तो प्रोटॉन का त्वरण और पथ की त्रिज्या ज्ञात करो। इंग्लिश मीडियम वाले, ए प्रोटॉन एंटर्स परपेंडिकुलर टू ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.2 टेस्ला विद ए वेलोसिटी ऑफ 6 × 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन एंड रेडियस ऑफ पाथ। यानी आपको एक प्रोटॉन दिया है, सबसे पहले जो जो चीजें गिवन है ना वो लिख लो, समझ में आया तो आगे आपको क्या निकालना है। एक परपेंडिकुलर एंटर करता है एक प्रोटॉन, लंबवत प्रवेश करता है किसी चुंबकीय क्षेत्र में, तो उसके क्या है, एक तो पथ की त्रिज्या निकालनी है, तो पथ की त्रिज्या का फॉर्मूला आपको पता है रेडियस ऑफ पाथ, और दूसरा उसका एक्सेलरेशन निकालना, ये थोड़ा नया चीज है। ठीक है, उसका त्वरण निकालना, ये थोड़ी नई चीज है। तो देखो क्या है, सॉल्यूशन करते हैं इसका अपने। तो सबसे पहले जो जो चीजें गिवन है और उनको क्या है सिंबल्स मतलब चिन्ह के रूप में लिखो। अब चुंबकीय क्षेत्र टेस्ला दिया हुआ है तो बी का मान आपको 0.2 टेस्ला है। प्रोटॉन की चाल या वेलोसिटी दी हुई है तो v बराबर आपको कितनी दी हुई है, 6 × 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। और दिया है कि ये लंबवत प्रवेश करता है, ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है, तो थीटा आपको यहां पर दिया हुआ है 90 डिग्री, 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, और कोई चीज तो नहीं दी हुई। तो अब आपको एक प्रोटॉन दिया हुआ है, तो प्रोटॉन के लिए जो E यानी प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है Q, वो E के बराबर होता है, तो वो 1.6 × 10 की पावर -19 गुलाम, Q इज इक्वल टू E 1.6 × 10 की पावर -19 गुलाम आ गया। और जो मास ऑफ प्रोटॉन है, प्रोटॉन का मास है या द्रव्यमान है, वो 1.67 × 10 की पावर -27 kg इसका मास होता है। ये दो चीजें एडिशनल अपने को खुद को पता होनी चाहिए जो इस क्वेश्चन में काम आएंगी। क्योंकि काम कैसे आएंगी, देखो त्वरण निकालना है तो बल और त्वरण में रिलेशन होता है, यानी फोर्स और एक्सेलरेशन में रिलेशन होता है, तो वहां मास जरूरी होता है, द्रव्यमान जरूरी होता है। और ये आपको क्या है कि चुंबकीय बल के लिए फॉर्मूला। तो अब अगर मैं इस पर क्या करूं, फोर्स निकालूं कि इस पर जो अगर ये परपेंडिकुलर आता है, लंबवत आता है चुंबकीय क्षेत्र के, तो इस पर बल कितना लगेगा। तो प्रोटॉन पर लगने वाला चुंबकीय बल, प्रोटॉन पर चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स ऑन प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन पर जो इसका फोर्स लगेगा वो क्या होगा, F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा, ये हो जाएगा। तो F की वैल्यू निकालो आप। Q की वैल्यू आपके पास ये है 1.6 × 10 की पावर -19। V की वैल्यू आपके पास क्या है, ये वाली है 6 × 10 की पावर 5। ठीक है, अब B की वैल्यू 0.2 टेस्ला, तो 0.2 लिख लो। साइन थीटा साइन 90 डिग्री, मतलब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, देखो तो सबसे पहले कोई कैंसिल होता है क्या, 16 × 6 = 96, 96 और 2 192 हो गया। ठीक है, और 192 में 2 अक्षर के बाद क्या आएगा, 2 डिजिट के बाद आपका पॉइंट, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 1.92। ठीक है, 16 × 6 = 96, 96 दूना 192। अब देखो 10 की पावर -19, 10 की पावर क्या है 5 है यहाँ पे, तो ये 10 की पावर क्या रह जाएगा, -14 न्यूटन यहाँ पर क्या आ जाएगा, फोर्स की बल का मान आ जाएगा, फोर्स आ गया। अब आपको पता है वी नो दैट F इज इक्वल टू ma होता है, और आपको A निकालना है यहाँ पर, तो A इज इक्वल टू F/m। तो F यहाँ पर है 1.92 × 10 की पावर 14।
14 ही है ये वाला। और m की वैल्यू यहाँ पर है 1.67 इंटू 10 की पावर -27। तो a की वैल्यू आ जाएगी देखो 1.92 और 1.67, ये दोनों अप्रोक्सीमेट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां पर जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 1.15, ये आ जाएगी 1.15 इंटू 10 की पावर 13। देखो ये 27 ऊपर जाएगा, 27 में से 14 गए तो 13 रह गया। तो इतने मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा, त्वरण या एक्सेलरेशन आ जाएगा बच्चों। ठीक है, एक्सेलरेशन या त्वरण निकाल लिया। अब दूसरी चीज अपने से क्या पूछी हुई है, पथ की त्रिज्या। ठीक है, तो पथ की त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ पाथ क्या होता है, फॉर्मूला इसका याद करो, रेडियस ऑफ पाथ r इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। एम वी अपॉन में क्या आ जाएगा, क्यू बी आ जाएगा। तो r इज इक्वल टू m की वैल्यू अब ये आपके पास तो 1.67 इंटू 10 की पावर -2727। v की वैल्यू 6 गुणा 10 की पावर 5, 6 गुणा 10 की पावर 5, और बटा में q की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और b की वैल्यू है 0.2 टेस्ला। ठीक है, तो अब अगर इसको अप्रोक्सीमेट में कैंसिल कर दूं क्या, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और इसको जब मैं कैंसिल करता हूं तो ये आता है 30। ठीक है, तो r इज इक्वल टू आपके पास अप्रोक्सीमेट रिजल्ट निकाल रहा हूं मैं, 30 गुणा में 10 की पावर 27, 19 और 5 24, 10 की पावर -3 आता है। ठीक है, इसका आंसर देखता हूं मैं, तो लगभग इतना ही आता है। इसको उन्होंने 31 लिख दिया है क्योंकि ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग, तो इसको 31 लिख दिया है। ठीक है, तो r इज इक्वल टू 31 अपॉन में 1000, 1000, तो ये 0.031 मीटर इसकी क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। ठीक है, इसको 10 की पावर -3 को नीचे ले गए तो 10 की पावर 3 यानी 1000, 1000 बन जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ पाथ आ जाएगा बच्चों। ठीक है ना, तो बिल्कुल सिंपल से दो फॉर्मूले लगाने थे और उससे आपका क्या है, आंसर आ रहा है आपके पास प्यारे बच्चों। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब दो क्वेश्चन आपके और बाकी हैं, उनको करते हैं अपने। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास वो है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो वो इसका काफी लिख दिया मैंने कि दो एक्स बाण कुंडलियां प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और फेरों की संख्या 100 है, समाक्षय व्यवस्थित है, मतलब उनके अक्ष क्या है, सेम है। इनके केंद्रों के मध्य दूरी 12 सेंटीमीटर है, प्रत्येक में 1 एम्पियर की धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। तो अक्षीय रेखा के ठीक मध्य चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करो। तो उस डायग्राम को देखो, आपको समझ आ जाएगा सारा कुछ। उतने इंग्लिश मीडियम वाले देखो, टू सिमिलर कॉइल्स ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड नंबर ऑफ टर्न्स 100 आर पैरेलली प्लेस्ड, the distance between their centers is 12 centimeter. If 1 ampere current flows in each in same direction, then calculate the magnetic field on the axis in the middle point। यानी कि आपको तो एक जैसी कॉइल दी हुई है, ठीक है, और उनके एक्सिस क्या है, यानी उनके सेंटर हैं वो एक ही लाइन पर हैं। तो अब आपको क्या है, दोनों की रेडियस 8 सेंटीमीटर है, दोनों में 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, 12 सेंटीमीटर दूर दोनों के सेंटर हैं। तो ये जो एक्सिस लाइन है इसके बिल्कुल मिड पॉइंट में, यानी यहाँ पर अगर पी पॉइंट एज्यूम करूं तो इस पी पॉइंट पर आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड, ये चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो अब ये वाला पॉइंट हर एक कुंडली से 6-6 सेंटीमीटर दूर होगा। ठीक है, 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे होगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ आर जो कुंडली की त्रिज्या है, ठीक है, कॉइल की रेडियस है 8 सेंटीमीटर, या इसको 8 इंटू 10 की पावर -2 मीटर या 0.08 मीटर लिखता हूँ। इसको लिखने का यही कारण है कि आगे आपके कैलकुलेशन में ये काम आएगा। ठीक है, और इसी तरह से जो डिस्टेंस है एक्स, ये एक्स डिस्टेंस होती है, तो आपके पास ये 6 सेंटीमीटर आ जाएगी, 12/2 करके 0.06 मीटर, और n 100 है, आई आपके पास 1 एम्पियर है। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, दो कॉइल्स के कारण, दो एक जैसी कुंडलियों के कारण आपको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो उसका ये वाला फॉर्मूला होता है, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बटा में 2r² प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 3/2 पावर इसकी आ जाएगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे अपने। तो अब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं, कैलकुलेशन है बस ओनली। ठीक है, तो एक बार इस डायग्राम को रफ कर देता हूं मैं, डायग्राम। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि आपको जो नोट्स है इसके, वो मैंने तैयार कर रखे हैं, नोट्स आपको इसके मिल जाएंगे। तो b की वैल्यू फाइंड करते हैं, मेन इसमें क्या है, कैलकुलेशन।
तो 4 पाई गुणा 10 की पावर -7 n 100 है 100, ठीक है। और आई आपके पास 1 है और आर स्क्वेयर, आर का स्क्वेयर यानी इसका स्क्वेयर करना आपको, तो यहां तो यही वैल्यू लिख लो 8 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वेयर और बटा में। अब देखो अपॉन में क्या चीज आएगी, यहां पर अपॉन में आएगा आपके पास 2 आर स्क्वेयर। अब आपको यहां पर इसका स्क्वायर लिखना होगा 0.08 का स्क्वायर और प्लस में 0.06 का स्क्वायर और ऊपर पावर 3/2, क्योंकि पावर 3/2 है ना, इसको सॉल्व करना है तो इस कारण आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। तो अब आप देखो ऊपर वालों को भी सॉल्व करते चलो और नीचे वालों को भी सॉल्व करो। तो ऊपर देखो आपके पास क्या आ जाएगा, यहां पर 4 पाई है तो 4 पाई इसको तो ऐसे ही पड़ा रहने दो, ये 10 की पावर -5 रह जाएगा, 10 की पावर -5 यहां पर ये रह जाएगा बच्चों, ठीक है। और यहां पर देखो क्या आएगा, और यहां पर देखो इनटू में इसका स्क्वायर करेंगे तो 64 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है। 10 की पावर कितना आ गया -4 आ जाएगा और बटा में यहां पर क्या आएगा देखो अपॉन में 2, अब 0.08 का स्क्वायर, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर 64 और 64 के यहाँ पर जो पॉइंट है वो आपका 4 अक्षर के बाद यानी 4 अक्षर से पहले लगेगा, तो 0.0064 प्लस 0.0036 की पावर 3/2, इसको काट दो 2 पाई आ गया ये, ठीक है। 2 पाई आ गया तो b बराबर आपका क्या आ गया 64 दूना 128 पाई इंटू 10 की पावर -9, और यहां पर नीचे क्या आ गया बच्चों आपके पास, देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो ये 100 बनेगा, तो आपके पास 0.0 और 100 की पावर 3/2 बन जाएगी, ये बनेगी, ठीक है। समझ आई इतनी बात। तो अब b बराबर आपके पास देखो क्या आएगा, b इज इक्वल टू, अब आपके पास बनेगा बच्चों देखो, तो यहां पर इसको 0.0100 को क्या लिखेंगे अपने, यहां इसको अगर मैं इस जगह पर लिखना चाहूं तो 0.0100, इसको सॉल्व करके दिखाता हूं, तो अपॉन में 1 2 3 4 लग जाएंगी, 4 से 2 डिजिट कैंसिल होगी, तो ये बचा यहाँ पर 10 की पावर 2 और ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10 की पावर -2, ये वाला हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं अगर यहाँ पर लिखना चाहूं तो 128 पाई इंटू 10 की पावर -9 और ये बनेगा 10 की पावर -2 और 3/2। समझ आई। अब 3/2 को -2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बचेगा, यहाँ पर -3 बचेगा, तो b बराबर आपके पास क्या आ गया 128 पाई इंटू 10 की पावर -9 और बटा में 10 की पावर -3 बचेगा यहाँ पर। तो b बराबर 128 पाई और इंटू में 10 की पावर, ये ऊपर जाएगा तो -6 बचेगा, तो b बराबर 128 गुणा 3.14 गुणा 10 की पावर -6 आ गए यहाँ पर। और इसका जो आंसर आ रहा है वो आपके पास देखो कितना आ रहा है, इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखा हुआ है, तो ये जो आंसर आपके पास आएगा बच्चों, ये आपके पास आएगा, एक चीज यहाँ पर और मिस रहेगी कि ये एक कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो यहाँ पर 2 और आएगा, ठीक है ना, 2 और आएगा, साथ में आप इनटू में 2 लगाते चलो, तो यहाँ पर 256 आएगा, क्या आएगा 256। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये 2 कॉइल अपने पास, ये एक कॉइल के कारण होता है एक्सिस पर, ठीक है, 2 कॉइल है तो दोनों के कारण क्या आ जाएगा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 256, यानी 2 मल्टीप्लाई में और आ जाएगा 256 और ये भी क्या आ जाएगा 256। तो ये अप्रोक्सीमेट अगर इसकी वैल्यू निकालूं तो ये आ जाएगी 8038 पॉइंट समथिंग, तो b बराबर 8038 इंटू 10 की पावर -6, तो b बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, सॉरी 803.8 आएगा, ऐसे आएगा, क्योंकि 200 200 या 600 होते हैं तो अप्रोक्सीमेट आप
तो इसको 8.038 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला आपके पास क्या आ गया, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से कैलकुलेशन को आपको बच्चों करना है सॉल्व यहाँ पर, ठीक है ना। कैलकुलेशन इसी तरीके से सॉल्व होगी। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन अपना और रह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16, वो करते हैं। इसके बाद एक बार आप इसको उतार लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, आपके पास क्वेश्चन नंबर है 16, मैंने लिखा नहीं है, आपके पास बोर्ड पर आ जाएगा। सबसे पहले हिंदी मीडियम वाले पढ़ो क्वेश्चन जो आपके पास बोर्ड पर आया है कि 1 मीटर लंबी एक परिनालिका की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा इसमें 100 फेरे हैं। परिनालिका में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो परिनालिका में अक्षीय चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। यदि एक इलेक्ट्रॉन इसकी अक्ष के अनुदिश 10 की पावर 4 मीटर पर सेकंड की चाल से गति करता है, तो इलेक्ट्रॉन कितना बल अनुभव करेगा। ठीक है, तो आपको 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो उतने आप सोचो। मैं इंग्लिश मीडियम वाला क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ता हूँ। इंग्लिश मीडियम वालों को क्या गिवन है कि a solenoid of length 1 meter has 100 turns and radius 1 centimeter. 5 ampere current is flowing in the solenoid. Calculate the axial magnetic field. If an electron moves along its axis with the velocity of 10 की power 4 meter per second, then how much force will it experience? ठीक है, तो यानी कि आपको 2 चीजें फाइंड करनी है, इसमें 2 चीजें निकालनी है। सबसे पहले तो आपको क्या है, सोलेनोइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है उसके एक्सिस पर, और फिर इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल या फोर्स की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो सोलेनोइड के लिए जो जो चीजें गिवन है या इलेक्ट्रॉन के लिए, वो सारी आपको यहाँ पर लिख दी। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज Q यानी E के इक्वल होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, तो अब सबसे पहले सोलेनोइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सोलेनोइड। ठीक है, सोलेनोइड परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, तो इस पर क्या आ जाएगा, बी की जो वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट। यहां पर देखो एन भी और एल भी आपके पास, वैसे तो म्यू नॉट एन ही होता है, और इसको अपने लिख देते हैं म्यू नॉट एन बटा एल इंटू आई, जब ये चीज दी हुई है। तो बी बराबर आपके पास म्यू की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, एन की वैल्यू है 100 आई की वैल्यू आपके पास 5, और बटा में 1 मीटर है, 1 मीटर है। रेडियस का कोई काम ही नहीं है यहाँ पर, त्रिज्या का कोई काम नहीं है। तो अब इसको सॉल्व करो, देखो क्या आएगा, 5 चौका 20 पाई और इंटू में 10 की पावर कितनी आ गई यहाँ पर, -5। ठीक है, और b बराबर यहाँ से एक ये जीरो इधर लगा दूं, तो 2 पाई इंटू 10 की पावर -4, तो b बराबर 2 इंटू 3.14 इंटू 10 की पावर -4, तो ये आ गया 6.28 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला आपका आंसर। ठीक है, ये आ गया। अब आपको निकालना है कि एक इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि इस जो सोलेनोइड आपके पास, इस सोलेनोइड के क्या करता है, इन्होंने कहा है alongs with its axis moves along with its axis, यानी इसके अक्ष के अनुदिश क्या करता है, इस पर गति करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन देखो, मान लो ये आपके पास सोलेनोइड है यहाँ पर ऐसे, ठीक है, और ये इसका एक्सिस है। ठीक है, तो अब इस एक्सिस के अलोंग ही इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, इस अक्ष के अनुदिश ये गति कर रहा है, तो अब थीटा यहाँ पर 0 डिग्री होगा। तो F जो इस पर बल लगेगा QVB साइन थीटा। तो आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 आएगी, तो इस पर लगने वाला बल क्या आ जाएगा, फोर्स क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो फोर्स आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो ये बच्चों थे आपके जो चैप्टर नंबर 7 था आपके पास, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उसके सारे क्वेश्चंस। तो यहाँ पर सब कुछ कंप्लीट हो जाता है इस चैप्टर का। अब बात आपकी है, आपको किस तरीके से इसको तैयार करना है। इस चैप्टर को बहुत बच्चों ने लाइटली लिया और वो बहुत बाद में पछताएंगे। ठीक है, जो बच्चे इसको बिल्कुल लाइटली ले रहे हैं ना चैप्टर को, ये चैप्टर 5 नंबर का, और 5 नंबर बहुत होते हैं पेपर के लिहाज से। तो मुझे उम्मीद है आप क्या है, इस चैप्टर को सीरियसली लोगे और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करोगे। तो अब मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 8, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट।